वाइज मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों की जो है यूपी पुलिस की जो है यूपी पुलिस के लिए, ठीक है, यूपी पुलिस के लिए क्या चल रही थी, क्लास चल रही थी, ठीक है। यूपी पुलिस वाले जो 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए, ठीक, जिसमें हम लोग क्या जीके जीएस, ठीक, जीके जीएस हिंदी, ठीक, जीके जीएस हिंदी और रीजनिंग की क्या कर रहे हैं, क्लास को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। पर डे हम लोग की क्लास चल रही है। आज हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं, सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए और बताइए कि पर डे इस पर क्या कर रहा, क्लास चल रही है, ठीक है, इंद्रेश जीएस क्लासेस पे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, एक पुराना प्रीवियस ईयर है, PYQ। मैं सोच रहा हूँ पहले PYQ खत्म कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग नए प्रैक्टिस को टच करेंगे, ठीक। एग्जाम आपका बहुत जल्द हो जाएगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, तो आप लोग अभी से कंटिन्यू लगे रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मतलब ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो सबसे पहले आप इसमें से इसी में से क्वेश्चन देखिए, सौरभ चौधरी हैं, ठीक है, एक क्या है, सौरभ चौधरी हैं, ठीक, सौरभ चौधरी हैं, ठीक। किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। नंबर 1 क्वेश्चन ये आपका हो गया, किससे है, इनका किससे संबंध है, शूटिंग से। और कौन से राज्य, कौन से स्टेट से हैं? स्टेट हमारा कौन सा है, यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी के किस जिले से हैं? तो मेरठ जिले से हैं। किस जिले से हैं? मेरठ। मेरठ जिलों को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिकारी भूमि कहते हैं, ठीक है, क्रांतिकारी भूमि कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं क्रांतिकारी भूमि? क्योंकि यहीं से हमारी जो 1857 की क्रांति क्या हुई थी, 1857 की जो है हमारी क्रांति का बिगुल कहाँ से बजा था, तो यहीं से बजा था, हमारे मेरठ से ही, ठीक। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से है, या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी के किस जिले से, मेरठ से। मेरठ को क्रांतिकारियों की भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से 1857 की क्रांति क्या हुई थी, पनपी थी या जन्म ली थी, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था, तो कैनिंग था। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा, और वीडियो आप लोग क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग जकार्ता को जानते हैं, जकार्ता कहाँ की राजधानी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। ये भी याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं इसी क्वेश्चन में बता सकता हूँ, लेकिन चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा। बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत गाड़ियों की आवाज़ आएगी, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना किसकी सहायक नदी? यमुना जो है, यमुना कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से है, तो यमुनोत्री से। कहाँ से? एक मिनट, कहाँ से है? यमुनोत्री से, ठीक है, यमुनोत्री से, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? केन है, ठीक है, केन है, ठीक, केन है, बेतवा है, ठीक, कौन कौन है, केन है, बेतवा है, चंबल है, ठीक है, केन, बेतवा, चंबल, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सभी सहायक नदियाँ किसकी हैं? यमुना की है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। सहायक नदी कौन है? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना है, ठीक है। और ये कहाँ पे गंगा से मिलती है? तो इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में मिलती है, ठीक। कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है, ठीक। चलिए आगे चलें, तो इसका राइट आंसर क्या बच जाएगा, तो ये हमारा डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बताइए, किस जिले में जो पोटास की कमी है यह कहाँ पे पाया जाता है, इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो हमारा जौनपुर में है। कहाँ पे है? जौनपुर वाले एरिया में जो है पोटास की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 4 बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का हिस्सा है पूछा है, तो चंदौली बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कौन सा है, क्या पूछा, कौन सा है, ये पूछा है ना। औरैया, एटा, तो इसमें से ना तो औरैया है, ठीक है, ना औरैया है, ना एटा है, हमारा कौन सा है? महोबा जिला है। कौन सा है? महोबा जिला, जो किस भाग का है? बुंदेलखंड वाले हिस्से का है, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया के संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, तो ये कहाँ पे जो है संरक्षित किया गया है, इसको बताना। तो कहाँ पे? सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ में क्या है, सारनाथ के बारे में कुछ बताइए।
सारनाथ कहाँ पे पड़ता है ये बता दीजिए। सारनाथ कहाँ पे पड़ता है? सारनाथ जो आपका पड़ता है ये हमारा कहाँ पे पड़ता है? वाराणसी में। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में, ठीक। यहीं पे भगवान बुद्ध जो थे पहला उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? पहला उपदेश, ठीक है, पहला उपदेश, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसको? धर्म चक्र परिवर्तन की, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है पहले उपदेश को, ठीक है। कुशीनगर में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है, कुशीनगर में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। इसको क्या कहा जाता है? निर्वाण। मृत्यु को क्या कहा जाता है? निर्वाण को प्राप्त कर गए थे, ठीक है। कन्नौज को हम लोग इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता? जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता। अवध, बुंदेलखंड, काशी, दोआब। बताइए कौन सा क्षेत्र जो हम लोग चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक या भक्त या जय होटी के नाम से अवध, काशी, बुंदेलखंड या दोआब? राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो बुंदेलखंड वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? जीजक या जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था, जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 करा उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं? सरस्वती, उदंत मार्तंड क्या था? पहला हिंदी अखबार था। उदंत मार्तंड क्या था? पहला हिंदी अखबार था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हमारा बाल बोधनी है, ठीक है, जिसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ठीक है, याद रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके थे? बाल बोधनी का 1857 में क्या था? उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जारी की गई थी। उदंत मार्तंड क्या था? पहला हिंदी अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रसिद्ध सितार वादक नायब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? जो उत्तर प्रदेश के सितार वादक हैं इनायत खान किस जिले से संबंधित हैं, इसको बताइए। तो यह किसके? औरैया जिले से हैं। किससे हैं? औरैया जिले से क्या है? संबंधित हैं। और क्या बजाते हैं? सितार वादक हैं। कौन है? नवाब इनायत खान जी, ठीक है। चलें आगे। तबला वादक कौन है बताइए? अमीर खुसरो। क्या है? अमीर खुसरो क्या? तबला वादक हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप लोग। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? बताइए तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? बताइए तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो तीसरी जो है 250 ईसा पूर्व। कब? 250 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, ठीक। कहाँ पे? पाटलिपुत्र हमारा कहाँ पड़ता है? पटना में, ठीक है। कहाँ? बिहार में, ठीक है, बिहार में, कि बिहार के पटना के पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो इसका क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। क्या कह रहा? आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना, आरबीआई के बारे में पूरा डिटेल से मैं यहाँ बताऊँगा, ठीक है। आरबीआई, ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, इसको बता दीजिए। एक्ट कौन सा था? 1934 का, ठीक। कौन सा एक्ट था? 1934 का था, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना बताइए, स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ जी थे, ठीक है, याद रखिएगा कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन कौन थे? फर्स्ट इंडियन जो थे वो सीडी देशमुख जी थे। कौन थे? सीडी देशमुख जी पहले इंडियन क्या थे? गवर्नर थे, ठीक है। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? वर्तमान में कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक। कौन है? शक्तिकांत दास जी क्या हैं? पहले गवर्नर, वर्तमान गवर्नर हैं, ठीक है। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। ये भी याद रखिएगा कहाँ पे? मुंबई में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1935 में। इतना डिटेल से सारी चीज़ें बताई गई। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। किस एक्ट के तहत स्थापना हुई थी? 1934 वाले एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। पहले जो है अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो ओशबोर्न स्मिथ जी थे। पहले इसके जो भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई है। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, इतनी चीज़ें याद रहेंगी। चलिए बिल्कुल चलते हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 11th। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि चेमनाचेरी कुन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से उल्लेखनीय नर्तक हैं? बताइए किस में जो है एक किस नृत्य से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। बताइए किससे बिलोंग करते हैं? 11 का बताइए। 11th का ए पार्ट हो जाएगा कथकली से। ठीक है, कथकली कहाँ का है? तो कथकली हमारा जो कहाँ का नृत्य है? तो कथकली जो हमारा है, ठीक, कथकली बताइए कथकली कहाँ का है? तो कथकली हमारा कहाँ का है? केरल का है। ठीक, कहाँ का है? केरल का है। ठीक, कहाँ का है? केरल का है। ठीक, नेक्स्ट और बताइए मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये बताइए मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी हमारा कहाँ का है? केरल का ही है। मोहिनी अट्टम भी हमारा कहाँ का? केरल का है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये हमारा कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। यक्षगान कहाँ का है? बताइए यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक, कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक, कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक, कर्नाटक का है। ठीक, और कथक कहाँ का है? यूपी का है। कथक कहाँ का है? कथक कहाँ का है? यूपी का है। ठीक, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, यक्षगान कर्नाटक का, कथक यूपी का, मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का, उड़िया कहाँ का? उड़ीसा का, उड़ीसी है। ठीक है, और असम का क्या है? सत्तरिया है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। चलें आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 12th। क्वेश्चन नंबर 12th क्या कर रहा है? खाद्य और कृषि संगठन कोऑपरेटिव सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में, ये तो 2016 है। ठीक है, प्याज के उत्पादन में भारत की कौन सी रैंक थी? इसके अनुसार आप बता दीजिए। ठीक है, 12 का बताइए। 12 का सी पार्ट है 2016 के अनुसार। ठीक है, तीसरा स्थान था। प्याज उत्पादन में यूपी का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है प्याज? तो ये हमारा कौन सा है? यूपी का कौन सा राज्य है? तो ये हमारा कौन है? महाराष्ट्र है। MH है। ठीक, कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक, ठीक, कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में निर्यात वृद्धि। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, 2018 का है। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 14 करा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, बताइए भारत में नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग 2 हमारा क्या करता है? नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भाग 2 हमारा क्या किससे है? नागरिकता से संबंधित है। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 15। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। कितने वर्ष से कम आयु के छात्र को नियोजित नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हम लोग नियोजित नहीं कर सकते हैं किसी कारखाने में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे आप लोग फटाफट। अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, डिटेल से बताने में आप लोग कहते हैं सर पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं कराते हैं, तो आप लोगों का वो भी कंप्लीट करना रहता है। कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से की प्रक्रिया से संबंधित है? चुनाव की प्रक्रिया से कौन सा है? तो आर्टिकल आपका कितना? ये हमारा आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 55 है। कौन सा? आर्टिकल 55 जो है उसके चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, और कुछ मैं बता दे रहा हूँ। तो आर्टिकल जो आपका 52 है, क्या कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 के तहत क्या कहता है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका की जो जितनी भी शक्तियां हैं, कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में क्या होंगी? राष्ट्रपति में क्या होंगी? निहित होंगी। ठीक है, निहित होंगी। ठीक है, क्या होंगी? निहित होंगी। ठीक, और आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। किस पे? महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति पे। ठीक, किस पे? राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है।
आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सजा को कम कर सकता है। सजा को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, कारावास को कम कर सकता है, सजा को माफ़ कर सकता है इसके तहत, ठीक है। और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के तहत जो राष्ट्रपति होगा उसमें कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ क्या होंगी, निहित होंगी। 61 के तहत उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप लोग। बताइए, अरे निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा की उपसभापति थी। लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा की उपसभापति कौन थी, क्वेश्चन नंबर 17 का बताएंगे। तो ये सी थी। कौन थी, एक मिनट, ठीक, कौन थे, ये हमारे अयंगर थे, अनंत शयनम अयंगर थे, एम अनंत शयनम अयंगर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, 18 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, ये बी हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किससे, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19, सीरिया की राजधानी कहाँ पे है। सीरिया की राजधानी बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, सीरिया की राजधानी कहाँ पे है, तो दमिश्क है। कहाँ पे, सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमिश्क है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है, रियाल है, नायरा है या क्रोन है। क्यात है, रियाल है, नायरा है या क्रोन है, तो क्या है, तो ये हमारी कौन सी मुद्रा है, तो क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 21 बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। मोरक्को है, नाइजीरिया है, बेनिन है, सोमालिया है। 21 का बताइए। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल नाइजीरिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। नाइजीरिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। बताइए, सबसे अधिक है। क्यूबा है, हैती है, जमैका है या कनाडा है। तो आप बताएंगे 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कनाडा, ठीक है। कनाडा की राजधानी कहाँ, ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा है, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हैं, उत्तरी अमेरिका के देश हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती है, 23। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती है, ये हमारी कौन सी है, नर्मदा नदी क्या करती है, अपना जल जो है बंगाल अरब सागर में क्या करती है, गिराती। कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये सभी नदियाँ अपना जल कहाँ पे गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं, ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। 37 नंबर का आता है, पूरा 37 नंबर भी कवर करेंगे। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, तो सी पार्ट हो जाएगा बाल विवाह, ठीक है। क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल हो जाएगा बाल विवाह, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका क्या नाम है, बताइए। 25 का तो ए पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लैक पैंथर। क्या हो जाएगा, ब्लैक पैंथर, ठीक है, ब्लैक पैंथर। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, 1972, 74, 70, 76, बताइए। बताइए 26 का, तो बी पार्ट 1972, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 2018 में किस तरह से नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन से केंद्र स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या जाएगा, डी, लखनऊ में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया, तो लखनऊ। लखनऊ किस नदी के तट पे, गोमती नदी के तट पे। किस नदी के तट पे, गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है हमारा लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, ठीक है। मैदानी भाग से निकलने वाली नदी का नाम क्या है, गोमती है, ठीक है।
क्या है, गोमती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी हमारी कहाँ है, लखनऊ। नवाबों का शहर कहाँ है, लखनऊ है। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 28। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंधन निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लगाडे किस देश से संबंधित हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक अध्यक्ष क्रिस्टीन लगाडे किस से संबंधित है? IMF, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो USA में है। ठीक है, वो USA के वाशिंगटन DC में है। ठीक है, USA के, ये कहाँ से संबंधित हैं? 28 का, तो 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? C। ये हमारे कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक, कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 29। खून में कुछ कोशिकाओं में उपस्थित के कारण रक्त के थक्का का गठन होता है, इस कोशिका को क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट या एरिथ्रोसाइट? एरिथ्रोसाइट हम किसको कहते हैं? RBC को कहते हैं। किसको कहते हैं? RBC को। ठीक है, रेड ब्लड कार्पेल्स को बोलते हैं। ठीक है, रेड ब्लड कार्पेल्स को बोलते हैं। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? D, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? युग्मज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 30 का ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। कह रहा है कि आराम करने वाली व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। बताइए, 31 का, तो 60 से किसके बीच होती है? 60 से 75 के बीच होती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 32। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? उच्च घनत्व PVC बोलते हैं, या पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, या उच्च घनत्व पॉलीथीन बोलते हैं, या थर्म प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 32 का, तो 32 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्मोसेटिंग। जो एक बार सेट हो जाती है वो दोबारा उसको हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग एक से लगभग कितने मूत्र क्या विसर्जित कर सकता है? 1.2 या फिर 2.5 या 3 लीटर या फिर 1.8? एक लीटर से कितने लीटर तक? 33 का, तो क्या कितना कर सकता है? 1.8 लीटर तक कर सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे आप लोग। 11 दिसंबर, तो ये छोड़ दीजिए। ठीक है, 11 दिसंबर घोषित किया गया था। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज़ किसको प्राप्त हुआ था? 1943 में विटामिन के का जो थक्का बनने में हमारा क्या करता है? हेल्प करता है। इसके आविष्कार के लिए किसे जानते हो? डोइजी एंड डैम को जाना जाता है। डोइजी एंड डैम, विटामिन के आविष्कार। सोचिए कितना टफ क्वेश्चन है। ठीक है, आसान नहीं हो क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनसाइड आईवी एंड रॉ रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन है? 36 का, तो ये हैं हमारे कौन? के शंकरन नायर हैं। क्वेश्चन नंबर 37। किस संविधान संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर GST, तो 101वां संविधान संशोधन 2014 के तहत जो GST को क्या किया गया था? लाया गया था। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? बताइए, 122वां संशोधन की बात कर रहा है, 37 का। बताइए, 37 का, सॉरी, संविधान बिल की बात कर रहा है, विधेयक की, ना कि संविधान संशोधन अधिनियम की नहीं, विधेयक की कर रहा है। तो कौन सा था? 122वां था। ठीक, कौन सा? 122वां था। ठीक है, 2014 D। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है GK GS का, इसको बता दीजिए। ये कह रहा है कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिसे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं। 38 का, तो 38 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्पैमिंग। क्या बोलते हैं? स्पैमिंग। ठीक है, राइट आंसर D हो जाएगा। ठीक, टोटल हम लोगों ने जितने क्वेश्चन आएंगे आपके उतने क्वेश्चनों को हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे कवर किया। टोटल 38 क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं? कवर किए हैं। ठीक, आप बताएंगे कमेंट में आपके कितने सही हुए। ये हमारे GK प्लस GS के क्वेश्चन थे। ठीक, और इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लोग इंद्रेश GS क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।